बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ी और आपको स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल में आपको वेलकम कहते हैं जी। पीएसएल की ये ट्रांसमिशन है, पूरा पीएसएल के दौरान हमारा आपका साथ रहेगा। आज एक और मैच खेला जाएगा जी, कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का रावलपिंडी में। उस पर भी आज बात करेंगे और कल जो डबल हेडर था उस पर भी बात करेंगे। उसमें हमने देखा कि कराची किंग्स ने बड़ा थ्रिलर मैच था और मुल्तान सुल्तान को उन्होंने 4 विकेटों से शिकस्त दी। और उससे पहले जो मैच खेला गया जी उसमें भी हमने देखा जी कि कोयटा ग्लैडिएटर ने जो था पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। इन सब पे बात करेंगे जी। हमारे जो पैनलिस्ट है पूरा पीएसएल हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। नो प्रॉब्लम। उमर भाई, ये मेरा ख्याल है आज के मैच पे तो हम बाद में आते हैं, पहले ज़रा कल वाले मैचेस का थोड़ा जिक्र कर लें। जी। पहला मैच जो था डे में, हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे। एक उस मैचेस के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं तीनों मैचेस के बाद एनालिसिस पूरी एक रिपोर्ट के सूरत में लेके आया, उस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। वो ये है कि इंटरनेशनल में भी हमने देखा और अभी जो करंट हमारा जो इतना भी 2 साल का जो टेन्योर गुजरा है, ख़ास तौर पे वाइट बॉल में, डिफरेंस क्या है कि हम वो 350-400 ओडीआई में कर रहे हैं, हम वही 250, 270-80 के दरमियान क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 में भी वो 250-250 की कोशिश कर रहे हैं, हम वही 150 से 170 के दरमियान खेल रहे हैं। अब जितने भी लोकल प्लेयर हैं पाकिस्तानी, अब मैं बात करें तो सौशकील की इनिंग्स थी, 60 रन खेले, 140 का स्ट्राइक रेट। 50 बड़ा शानदार दिखने में नज़र आया हमें साइम अयूब का, 140 120 का 130 का स्ट्राइक रेट। रिजवान की सेंचुरी, 160 का स्ट्राइक रेट। ये और गोरों की बात करें, टिम सेफर्ड की बात करें, 212। विंस की सेंचुरी 225 का स्ट्राइक रेट। मिचेल आ रहा है उनका 230 का स्ट्राइक रेट। फिन एलन है 238 का स्ट्राइक रेट। ये जो डिफरेंस है, हमारा एक भी प्लेयर उसको मीट नहीं कर पा रहा। आप क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि उनका एक बिल्कुल क्लियर माइंड है उनके क्रिकेट बोर्ड ने, और उनकी जो जहाँ पे वो लीगें खेलते हैं, जो ये T20 की डिमांड है आजकल की जो क्रिकेट है, वो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मांगती है क्रिकेट ये वाली, और वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर इस चीज़ को नहीं बीट कर पा रहे, वो 140 150 160 के स्ट्राइक रेट पे रुके हुए हैं। वो जब तक ये खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं हो सकती। हमारे दिलों में डर ये बैठा होता है कि यार हम आउट ना हो जाएं, हम आउट होंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट भी ख़राब होगा, एवरेज भी ख़राब होगी, और एवरेज की ज़्यादा फिक्र है। एवरेज की ज़्यादा फिक्र है। और इनको ज़्यादा ये मसला है कि अगर आउट हो गए शायद अगला मैच नहीं मिलेगा। भाई पाकिस्तान की लीग है, आप पाकिस्तान के प्लेयर हो, आपको ये मैच बाहर नहीं बिठा सकते। उन्होंने आपको इतना हाईली पे किया हुआ, एक दो मैचों से वो आपको बाहर नहीं बिठाएंगे। हाँ, अगर 3-4 मैच फ्लॉप होते हैं, वो एक मैच टेस्ट देते हैं, उसके बाद वो फिर आपका कमबैक करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे काम लेना करवाना ही है। है, तो खिलाने जब खिलाना है तक आपको। ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये क्रिकेट नहीं चेंज हो सकती पाकिस्तान की। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बोला था कि मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, तो मॉर्गन ने जब कप्तानी ली थी तो उन्होंने पूरी अक्रॉस द काउंटी बोर्ड, हाँ, क्रिकेट को सबको कह मैसेज दिया था दिया। कि भाई मुझे पहले 6 ओवरों में इतना स्कोर चाहिए, चाहे आपके 4 आउट हो जाएं, 5 आउट हो जाएं। तो ये समझ लें कि उस वक्त, ये समझ लें कि मैं जब काउंटी खेल रहा था तो 170 185 कर रहे थे उस वक्त। ये बहुत बड़ा टोटल बहुत होता बड़ा था। टोटल तो होता है। उन्होंने एक पूरी पूरी गेम ही एक चेंज कर दी। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोचेज ये नहीं चाहेंगे तो ये प्लेयर्स में कैसी ये नहीं, चीजें आएंगी। आपने जो प्लेयर के बात पे बात की, अभी यंगस्टर में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसे मोहम्मद हारिस की बात करें, चले ट्राई करता है, सक्सेसफुल नहीं होता। साइम अयूब ट्राई करता है, चले जो प्रीवियस लड़के थे उनसे तो ज़रा बेहतर। ये हसन नवाज का की बात कर ले, कामरान गुलाम ने थोड़ी इंटेंट शो की। ये एक तो प्लेयर के ऊपर इंडिविजुअल भी कैपेसिटी में आती है चीज़, ऑनर्स आता है कि वो करे। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड ये मैसेज दे कि भाई आप लैग कर रहे हैं, आप मीट अप नहीं कर पा रहे, ये आपका लोकल इवेंट है, इसी को आपने ट्रांसफॉर्म करके फिर रिफ्लेक्ट करना है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये आपके लिए मैंडेटरी है इस ब्रांड की क्रिकेट खेलना। तो ये आपको लगता नहीं कोचेस का भी प्रॉब्लम है, बोर्ड का भी प्रॉब्लम है? देखिए, बोर्ड का तो प्रॉब्लम बाद में आता है। पहले जो टीम के साथ कोचिंग स्टाफ लगा हुआ है उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो कैसे प्लेयरों को मैसेज कन्वे करते हैं। और उनको प्लेयरों को भी उस तरह का रिस्पांस देना चाहिए कि अगर सर्कल में 2 भी आउट हो गए हैं, अगर हम 200 चेस कर रहे हैं या 150 चेस कर रहे हैं, हमने उस मोमेंटम को गिरने नहीं नहीं देना। देना। जब तक आपके लोकल प्लेयर उस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे तो आपके फॉरेनर प्लेयर इतना यूटिलाइज नहीं करेंगे। जैसे आपने बोला कि फॉरेनर प्लेयर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, हमारे लोकल प्लेयर 150 160 पे लगे हुए इसी हैं। पे एवरेज, हाँ जी। तो जब तक हमारे लोकल प्लेयर फ्रंट से लीड नहीं करेंगे
तो किसी भी फ्रेंचाइज को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा और वो टीम कभी भी अच्छे नोट पे फिनिश नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह एक और स्टैट भी मैंने कल शेयर किया था, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि पीएसएल के जो स्टैट्स बता रहे हैं कि हमने एवरेज जो है वो 40 डॉट बॉल खेल रहे हैं। ये दुनिया में किसी लीग में नहीं है, ये सबसे ज़्यादा डॉट बॉल पीएसएल में खेली जाती हैं। और ये बैटिंग पैराडाइज है, कोई ऐसी कंडीशन भी ऑस्ट्रेलिया वाली या न्यूजीलैंड वाली नहीं है, या इंग्लैंड की सेमी कंडीशन नहीं है कि आपसे खेला नहीं जा रहा। ये माइंडसेट भी आपको लगता है कि ये हमें जो जो 2 साल से अभी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसी का रिफ्लेक्शन है? मेरा ख्याल है कि अगर 40 बॉल डॉट खेले जा रहे हैं हाँ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, अगर आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, कब से डॉट बॉल शुरू हुए हैं? 2-3 ये साल ओवरऑल में? तमाम पीएसएल का ये स्टैट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल पीएसएल में है। तो अगर तो ये पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनका काम बनता है कि जो भी आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, वो जाहिर सी बात है वो फ्रेंचाइजों ने पिक किए हुए हैं, उनको एक क्लियर मैसेज दें कि भाई आप डॉट बॉल क्यों खेल रहे हो। जब तक वो डॉट बॉल नहीं खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी। जी। तो डिपेंड ये करता है कि बैट्समैनों को भी ये चाहिए कि भाई हमने इसको अच्छे सी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। नहीं तो ये बोर्ड ने ये जो स्ट्राइक फोर्स अब्दुल रज़ाक की सुपरविजन में बनाया और छक्के मारने सिखाए, 50 लड़कों का वो कैंप था, तो उस वाले से बताइए वो कोई बेनिफिशियल हुआ, या आपको लगता है कि सिर्फ वो एक दिखाने के हद तक ही था? देखें, चौके छिक्के तभी लगते हैं ना जब आप विकेट पे स्टे करें। आप 2-3 बॉल खेलें और एक छिक्का मार के आउट होके बाहर आ जाए तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा। अब पाकिस्तान टीम में भी यही हो रहा है कि जी एक जो छिक्का मारता है वो दूसरी तीसरी बॉल पे बाहर आ जाता है। जब तक आप उनको विकेट पे खड़ा होना नहीं सिखाएंगे कि भाई जाके 1-2 बॉल ले लो, सिंगल डबल कर लो, उसके बाद आप चौके छिक्के मारो। अब जाते तो कोई छिक्का नहीं खाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसे ही। ना लीगों में माशाल्लाह इतने प्रोफेशनल बॉलर्स हैं कि वो फॉरनर बॉलर्स भी हैं। हमारे जो पाकिस्तान के जो करंट बॉलर हैं जैसे आमिर है या कोई भी हमारा जो एक्सपीरियंस बॉलर है, वो पहली बॉल पे तो नहीं छिक्का खाएगा। तो जब तक हम लोग विकेट पे खड़े नहीं होंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले बॉल से ही शुरू हो जाए। 1 ओवर ले लें, विकेट को देख पढ़ लें, लें, बैट पे विकेट आ को रही पढ़ बॉल। लें कि भाई विकेट क्या बिहेवियर कर रहा है। फिर एक अच्छा मैसेज भाई ड्रेसिंग रूम को जाता है कि ये भाई सेफ टोटल विकेट होगा। ये है और इस पे हम ये टोटल कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और ओपन अप करें डिस्कशन को। तो ये जो एक तो कहा जाता है, हर क्रिकेटर से मैंने इंटरव्यू किया, बात की, उसने कहा जी डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है, 4 डे खेलेंगे तो आप सॉलिड होंगे। लेकिन दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट रमीज़ भाई भी लेके आए, जो बच्चों में उन्होंने पीजीएल का कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा जी बच्चों को इसी एज में आप पावर हिटिंग भी सिखाएं और उनको मॉडर्न डे क्रिकेट एक ब्रांड है, आप T20 क्रिकेट। तो आप किस साइड पे समझते हैं, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा बेहतर है? अगर आजकल की क्रिकेट देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें पावर हिटिंग की तरफ भी जाना चाहिए। भाई अगर हमारे फर्ज करें 60 पे 5 आउट हुए मिडल ऑर्डर, जो कि अभी तक टीम के पास नहीं आ रहा, सेटल ही नहीं हो पा रहा कि यार अगर 60 पे 5 आउट हैं तो मैंने टीम को कैसे निकाल के लेके जाना है। जब तक वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेगा ठीक। तो वो कभी भी वो उस ऊपर वाली क्रिकेट पे जो प्रेशर उस पे आएगा ना, वो कभी भी टीम को बाहर नहीं निकाल के लेके प्रेशर की बात तो मैं एग्री कर गया। इसको ज़रा क्लियर आप बताएं हमें, क्योंकि आपने हर तरह का फॉर्मेट भी खेला और हर तरह के आप स्टैंडर्ड को मीट करते हुए आए हैं। बच्चा अगर शुरू में ही पावर हिटिंग की तरफ चल पड़ेगा, T20 या T10 की तरफ आ जाएगा, तो जो उसकी बेसिक्स हैं, कुछ प्लेयर्स का मानना ये है, 80% का मानना ये है कि वो अपनी बेसिक से भूल जाएगा। और फिर वो जो आप बात करें विकेट पे खड़ा होना, ये नहीं उसको आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि पहले उसको बेसिक ठीक करें फिर इस तरफ आए, या आप शुरू से ही इसको भी साथ डेवलप करें? नहीं देखें, पहले बेसिक्स इंसान की अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो अपना गोल अचीव कर पाएगा। तो जब तक वो बेसिक्स पे रह के क्लीन शॉट्स नहीं खेलेगा, कवर ड्राइव नहीं खेलेगा, ऑन ड्राइव नहीं खेलेगा, कट शॉट नहीं खेलेगा, उसके बाद ही वो ऊपर से मारने की कोशिश करेगा। अगर आप स्ट्रेट अवे उसको कहें भाई पावर हिटिंग शुरू कर दें, वो पावर हिटिंग तो मैं आपको भी बोलूंगा कि सर ये बैट पकड़े इरफान भाई, जरा पावर हिटिंग करके दिखाएं। 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, तीसरी पे आप बाहर आ जाएंगे। जब तक आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं होंगी तो आप कैसे पावर हिटिंग कर पाएंगे। और बिल्कुल, और जो एक बात की जाती है कि टेस्ट क्रिकेटर जो है वो ODI T20 में आ सकता है, T20 क्रिकेटर जो है वो नहीं टेस्ट में जा सकता, तो वो फंडामेंटल यही है। अच्छा, कल के पहले मैच पे थोड़ी बात करते हैं। कोयटा ने बड़ा आसानी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन सबसे बड़ी उन्होंने विक्ट्री हासिल की। 80 रन का T20 में एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। साउथ शकील की इनिंग्स पे भी हमने कल बात की थी कि हमें दिखने में तो नज़र आ रही है कि ओपन कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर है, हसन नवाज को तीसरे नंबर पे भेजना भी गलत है। रियली रूसो ने और जो मेंडिस ने बड़ा डिफरेंस डाला। अगर ये स्कोर इट कुड हैव बीन
170 180 तो कम नज़र आता, बट वो स्ट्रेच करके 215 पे ले गए, तो उनकी बैटिंग को पहले आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जिस तरह साउथ ऊपर से आया है, उसने नया बॉल खेला सर्कल में, अगर उसने 43 बॉलों पे अगर वो 70 प्लस या 80 प्लस करता ना, तब उसका स्ट्राइक रेट मैं कहता कि यार बहुत अच्छा, उसने सर्कल सारा खेला है, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। उसके बाद जो उसके साथ ओपनर आया था, आप देखें, उसकी वजह से साउशकील पे प्रेशर नहीं आया, हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद हसन नवाज आया, वो पाकिस्तान टीम में ओपन करता रहा, यहाँ पे उसको 3 पे भेज रहे हैं। उसको 3 पे भेज रहे हैं। साउशकील को यहाँ पे चाहिए था कि भाई अगर वो पाकिस्तान टीम में ओपन करता हुआ आ रहा है तो उसको एज ए ओपनर खिलाते हैं। डेवलप वो करना है ना बच्चे को, हम बच्चे जो को आप हाँ, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम में हम यंगस्टर लेके आ रहे जी। हैं और यंगस्टरों को हमने डेवलप करना है, और आप ये कह लेंगे हमने बस इनको साथ लेके चलना है, तो ऐसे तो नहीं लेके चलना भाई। पाकिस्तान टीम में आप जब मुश्किल कंडीशन आती है, बच्चों को आप आगे कर देते हैं, खुद आप बैकफुट पे हो जाते हैं। जब यहाँ पे आसान कंडीशन आती है, आप वो लोगों तो को बैटिंग करने आ जाते आप हैं। लोग खुद बैटिंग करने चले जाते हैं। उमर भाई, ये मैच के हवाले से तो बात करें, लेकिन ये जो आपने बात की है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये मुझे लगता है कि हमारे हमारे सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट में जो डेंट किया है, ये इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने किया है। जो हमारे कप्तान जितने भी आए हैं रिसेंट पास में, ख़ास तौर पे उन्होंने किसी प्लेयर को बनने नहीं दिया। मैं बाबर पे इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता आया हूँ कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं, किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर कोई खिलाया तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर लिया तो उसको वो उसके नंबर पे नहीं खिलाया गया। तो कोई साहबजादा फरहान आता है, उसे 5वें पे खिलाया जा रहा है। ये हसन नवाज है, इसको भी अब ऑल्टर किया जा रहा है। इस मसले ने, इस चीज़ ने, जो आपके एरा से अगर आप कंपैरिजन में देखें, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट को फेस करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस पे थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि जैसे आपने बोला कि साहबजादा फरहान, फिर वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होता, शान को 4 पे खिलाया जा रहा हाँ था। जी। तो मेरी शान से बात हुई, मैंने कहा शान आप 4 पे क्यों खेल रहे हो, अपना नंबर क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, अगर आपको नहीं खिला रहे, आप बाहर बैठ जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उनको बोलो कि यार मैं एज ए ओपनर हूँ, तो अगर मुझे आप ओपन करवाओगे मैं आपको करके दूंगा, आप जी। उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो। शान ने कहा यार जो टीम का प्लान है मैं उस पर फॉलो करूँ। मैंने फिर शान को बताया, मैं कहा शान ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पे आपकी एक सीरीज खराब हुई, ये आपको वनडे से भी बाहर निकाल देंगे, ये टेस्ट मैच से भी आपको बाहर निकाल देंगे। आप ये देखेंगे वो वर्ल्ड कप के बाद बाहर रहा, फिर एकदम से कप्तान बन कप्तान गया बन गया, टेस्ट हाँ, मैच तो में। ये इधर तो इधर वाइट होते बॉल होते। क्रिकेट में उसके बाद उसको लाया ही नहीं गया। तो बात वही आ जाती है कि जो आपने कहा ना कि जो प्लेयर आता है उसको उसके नंबर पे तो खिलाएं आप। जी। अगर उसको उसके नंबर पे खिलाएंगे तब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए एक लंबा सर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपने नंबर पक्के रखे हुए हैं, हाँ। जो आ रहा है उसको जी अब खुद माशाल्लाह वो कहते हैं जी 15-16 ओवर खुद खेल रहे हैं। आखिरी 4 ओवरों में बहुत से प्लेयरों ने स्टेटमेंटें दी हैं कि भाई हम क्या 7वें 8वें प्लेयर के 7वें 8 के नंबर के प्लेयर हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपने अगर इतने ओवर खुद खेल ली हैं तो भाई आगे भी पूरा खेल लो जाके। अच्छा, ये साउशकील की बात कर रहे हैं, उधर रिजवान भी हमें देखने को आ रहा है, वो भी कहता है मैं कप्तान ओपन करनी है। इधर बाबर है। अब बाबर जिस तरह देखें तो अब उधर साइम, और जो एक आइडियल कैंडिडेट बनता है हारिस, वो भी इंटरनेशनल में अभी रिसेंटली पूरी सीरीज में 5-6 मैचेस में ओपन करके आया है। बट वो लीग क्रिकेट के अंदर के बाबर कप्तान है, वो कप्तानी भी करेगा और वो ओपन भी आएगा। तो ये आप इसका भी बताइए, पेशावर ज़ल्मी का जो कम्बिनेशन कैसा है, और बाबर को जो ट्रैप करके आमिर ने आउट किया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा कप्तान अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर है। अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में ओपन करता हुआ आ रहा है तो भाई आप उसको एज ए ओपनर खिलाओ ना। आप नंबर 3 पे खेल रहे हो तो खेल लो। अगर जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आपने एज ए ओपनर खेली है तो भाई आपको फिर न्यूजीलैंड में भी जाके एज ए ओपनर खेलना चाहिए था। तो आप वहाँ पे नंबर 3 पे खेल लिए, मुश्किल कंडीशन आई, नंबर 3 पे आ गए हैं। जैसे ही थोड़ी सी आसान कंडीशन आई है तो आप ओपन चली शुरू कर दिया आपने। हारिस विल नो डाउट आप कह सकते हैं कि जी बहुत अच्छा प्लेयर है, जब तक वो अपने नंबर पे नहीं खेलेगा, उसका एक स्टाइल है कि भाई नए बॉल को उसने रिस्पेक्ट नहीं देनी। हाँ, वो दायरे के ऊपर यूज करेगा। अगर वो नए बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसकी हिटें लग गई तो पेशावर ज़ल्मी का बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि अगर ओपनर ऊपर से खड़े हो गए, सर्कल उन्होंने खेल लिया, तो नीचे से सारे एक्सपोज हो जाएंगे। वो ये चीज़ चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई हमारी फॉर्म लगी रहे, हम स्क्रीन पे सामने आते रहें, और जो स्टैट्स फाइनल आएंगे तो टॉप 3-4 में हमारे नाम ही हो। अच्छा, ये आपने काफ़ी कप्तानों के साथ भी खेला। अब मैं जिस तरह बार बार बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो 2-2.5 साल का स्पैन था जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, 2 साल T20 में नंबर 1 रहे। उसमें हमने थोड़ी कैचअप करने की कोशिश की सरफराज की कप्तानी में कि चले हम आगे आते हैं।
ये कौन सा ऐसा कप्तान, 5-6 कप्तानों के साथ तो प्रॉब्ली आप खेले हैं, कौन सा ऐसा कैप्टन लगा आपको कि यार ये अच्छे तरीके से मैनेज भी करता है, मॉडर्न डे क्रिकेट की भी डिमांड करता है, और जैसे आप एज ए इंडिविजुअल को भी वो समझता है हर प्लेयर को कि इसको लेके चलना है? मैं यहाँ पे जैसे मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं 2 कप्तानों का यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा। शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कि वो प्लेयर को साथ लेके चलते थे और प्लेयर को बनाते थे। अगर उनको नज़र आता था ना कि इस प्लेयर में कुछ है, तो वो ये नहीं कहते थे कि यार इनको बाकियों को साइड पे कर दो, इसको साथ लेके चलो। वो कहते थे कि भाई आप हमारे साथ चलो। वो अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं मिडल ऑर्डर था, यूसुफ भाई थे उस जी। वक़्त, मिसबा भाई थे, यूनुस भाई थे। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा प्रेफ़र किया कि यार ये बच्चा है, ये पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। उन्होंने कुछ मैच मुझे खिलाए, कुछ यूसुफ भाई को खिलाए, कुछ मिसबा भाई को खिलाए। तो उन्होंने साथ-साथ मुझे लेके तैयार चले। किया, साथ लेके चले हैं। तो उन्होंने मुझे ये, दोनों ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी, मैं भी कप्तान रहूँगा, तो आप भी रहेंगे और पाकिस्तान का भी नाम बिल्कुल बड़ा ऐसे ही है। होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको अपनी-अपनी पड़ी हुई है। हम भाई टीम में रहें, हम स्क्रीन पे रहें, जो होगा बाद में देखी जाएगी। ये जो सेल्फिश अप्रोच है, जो हम, मैं अक्सर इसको ज़रूर एग्जांपल हम देते हैं कि रोहित शर्मा रिसेंट टाइम के अंदर एक ऐसा कैप्टन है। मैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कवर कर रहा था, तो एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान से इंडिया जब मैच जीता, वर्ल्ड कप को जीता हुआ मैच पाकिस्तान जीत चुका था ऑलमोस्ट, वो सारे उनके स्पेक्टेटर भी जा चुके थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने उनको कहा कि आपको जो आज की विक्ट्री मिली है, आपकी नीयत की वजह से मिली है। वो उस टाइम दिखने में तो वो जुमला बड़ा ऑड लगा कि एक जर्नलिस्ट जो है वो अपने कप्तान को कह रहा है कि नीयत की वजह से, बट अगर आप लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे तो बात ठीक थी कि कप्तान अगर से सेल्फलेस होता है, वो अपनी टीम को आगे रखता है, अपनी ज़ात को पीछे रखता है, तो वो ऑब्वियसली एक कुदरत का भी निज़ाम है, फिर कुदरत भी आपको फेवर करती है और चीज़ें चलती हैं। और हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो कप्तान है वो अपनी ज़ात को पहले रखते हैं, अपने बच्चों को साथ उस तरह ट्रेन अप नहीं करते। इस पर और गपशप लगाते हैं जी। हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आके सेकंड मैच के वाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, कप्तानी का जिक्र हम कर रहे थे, कप्तानों ने किस तरह एक रोल रखते हैं। हम हमेशा बात करते हैं खान साहब की, MS धोनी की, स्टीव वॉ की, रिकी पॉन्टिंग की। ये वो कप्तान थे कि जिन्होंने हमेशा बड़ा कुछ करके दिया अपने पाकिस्तान में। फिर यूनुस खान अभी रिसेंट पास में, जैसे आप भी कह रहे हैं, सरफराज है, इन्होंने भी बहुत कुछ डिलीवर किया। बट ये जो 4-5 साल के अंदर हमने देखा कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत नज़र आई रैंकिंग में। एक जो पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़ा नुकसान ना, मैं अक्सर कहता हूँ, ये रैंकिंग सिस्टम ने बड़ा डेंट किया है कि जी नंबर 1 ये है, नंबर 2 है। ओ भाई, बेन स्टोक आपको रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा, आपको वार्नर रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा। ये वर्ल्ड कप जितवाने वाले हैं, टाइटल मैटर करता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज है, आज सारा पाकिस्तान भूल गया आप कितनी दफ़ा नंबर 1 रहे हैं। हर बंदा 92 याद करता है, 2009 का वर्ल्ड कप याद करता है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी फ़खर जमान ने वो 100 बनाया था, सब याद करते हैं। वो किसी को ये याद नहीं किसके 8,000 आते। ये रैंकिंग ने कितना नुकसान पहुंचाया हमें? देखिए, रैंकिंग तो इंडिविजुअल होती है कि आप एक विश होती है कि पूरी दुनिया में आप पहचाने जाओ, टॉप 10 में आओ, टॉप 3 में आओ। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान का नाम बड़ा होता है, कभी पाकिस्तान का प्लेयर टॉप 3 में है, टॉप 10 में है, हम लोग भी टॉप 10 में रहे हैं, टॉप 5 में रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को बना रहे हैं, अगर आप 5 साल कप्तान रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि यार कल को मैं कप्तानी छोड़ूं तो हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हो कि जौन सी मर्जी सामने टीम जी। आएगी, हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। हुँ। आप ये देखें कि 5 साल अगर कोई कप्तान रहा है, जैसे मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, एज ए प्लेयर मैं बाबर की कभी भी आप कह सकते हैं कि मैं उसकी कभी भी बुराई नहीं करूंगा एज ए प्लेयर। लेकिन एज ए कप्तान मैं ज़रूर उस पर क्रिटिसाइज करूंगा कि हुँ। भाई अगर आप 5 साल आपको वनडे, T20 टेस्ट मैच टेस्ट का में, हाँ। कप्तान बनाया है, तो भाई आपको टेस्ट, वनडे, T20 की A, B, C टीम बना के देनी चाहिए एटलीस्ट थी। एक टीम तो होनी चाहिए थी एक्स्ट्रा आपकी, हाँ। जैसे कि आपने अभी नाम लिया MS धोनी का और उनका, उन्होंने टीमें बना के उसके बाद वो कप्तानी से साइड पे हटे और हुँ। फिर कंटिन्यू किया उन्होंने, और उन्होंने कहा अगर नहीं कुछ समझ आएगी तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये तो आपने एक बड़ी आपकी एक स्टेटमेंट सामने भी आई थी जिसमें आपने बाबर की कुछ बात भी की। ऑब्वियसली आपका कज़न है, एक आपका लेवल भी, कंफर्ट लेवल भी होता है। क्या बात हुई थी, आपने उनको क्या मशवरा दिया था जिसके बाद आपने जिक्र किया था, अगर वो बताना चाहें आप? नहीं, मैंने मशवरा यही दिया था कि काफ़ी देर से मिडल ऑर्डर फिनिश नहीं कर पा रहा था और हुँ। मैंने काफ़ी स्कोर किया हुआ था डोमेस्टिक में। जी। जब जब भी ये मेरे मामलात हुए थे, इसको ख़त्म हुए, मैं डोमेस्टिक गया खेलने, मैंने उसमें परफॉर्म किया, सारा कुछ किया। तो मैंने बाबर से बात की, मैंने कहा यार आप ऊपर से आप और रिजवान अच्छा कर रहे हो, आपके पास नीचे कोई फिनिशर अच्छा नहीं है। तो मैंने सारी ज़िंदगी मिडल ऑर्डर खेला है और मैंने आपके सामने हुँ।
इतने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, तो अगर आप मुझे ले लोगे तो अगर ऊपर से आप स्कोर करोगे तो नीचे से अगर मैं फिनिश कर दूंगा तो पाकिस्तान का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। पाकिस्तान जीतेगा तो आप भी कप्तान रहोगे। तो उन्होंने मुझे बस ये कह दिया अच्छा जी देखते हैं करते हैं, बस वो अभी तक देखते करते ही चले हैं। एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी, और थोड़ा सा ओबियसली फैन जानना भी चाहते हैं ना लोग, आप लोगों को सुनते हैं देखते हैं, कैसे रिलेशन रहा बाबर के साथ? कप्तानी मिलने के बाद आप लोगों के रिलेशन कैसे रहे? क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने भी 2-3 दफ़ा ये स्टेटमेंट आई जी मैंने कज़नों से शूज़ मांगे, मुझे शूज़ नहीं दिए। तो ये क्या वो इशारा आप लोगों की तरफ कर रहे थे, किसकी तरफ कर रहे थे? देखिए मेरी फैमिली में ना बहुत कज़न है, हम्म। मेरी खाला के, फुफ्फो के, सब के सारे माशाल्लाह क्रिकेटर थे। हम्म। ये अब जाके उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। जब बाबर खेलता था ना उस वक्त वो बहुत छोटा था और हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे। खेलते थे और फर्स्ट क्लास भी खेलते थे, हम लोग एज ए प्रोफेशनल खेलते थे। बाबर का तो हमारे पाँव का साइज ही नहीं था उस वक्त। अच्छा। अगर ये चीज़ आई है सामने तो मैंने भी ये बोला है, कामी भाई ने भी ये बोला है कि भाई अगर उसको है तो भाई वो कैमरे में आके बता दे, फिर हम भी उसको दिया। हाँ। हाँ, किसने नहीं दी उसका नाम ले ले, हम भी फिर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर तो देंगे। ईद वगैरह पे या वैसे मुलाकात क्रिकेट में तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हो जाती है, वैसे मुलाकात होती है, आना जाना है? नहीं आना जाना तो होता भी है, नहीं भी होता, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी पे वो भी बिजी होता है, जी। हम भी बिजी होते हैं, कभी लीगों में वो बिजी होते हैं, हम भी बिजी होते हैं, लेकिन फैमिलीज आपस में मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा अगर हम बात कल के मैच के मशावर ज़ल्मी के हवाले से करें, कप्तानी की बात ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाबर पे डेवलप हो रहा है, क्योंकि 9 इवेंट्स में कप्तानी कर चुका है। पीएसएल के अंदर भी पहले कराची किंग्स के साथ थे, अब इधर हैं, टाइटल नहीं जीत पा रहे। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा टीम का कम्बिनेशन, और बाबर को ऐसा क्या करना चाहिए एज ए प्लेयर या सीनियर, आप उनको एडवाइस करेंगे जिसमें पेशावर ज़ल्मी लाइन के पार लेके जा सकता है? क्योंकि मुझे ये लगता है एज ए क्रिकेट के एंकर के तौर पे या एनालिस्ट के तौर पे कि ये इस दफ़ा अगर बाबर ना जीत पाया, जिस तरह इंटरनेशनल में उनसे कप्तानी छीन चुकी है, शायद लीग में भी उनको कप्तानी ना दी जाए आगे फर्दर। देखिए सबसे पहले तो बाबर को एक क्लियर मैसेज देना चाहिए अपने बॉलर्स को, अपने कोचिंग स्टाफ को साथ बिठाना चाहिए। जो उनकी बॉलिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी स्ट्रांग है बॉलिंग, नो डाउट उन्होंने पिक कर लिया, पूरा टूर्नामेंट इसी बॉलिंग के साथ खेलना है। अब जैसे कि लास्ट ओवर उनके बॉलर्स ने किए हैं कि भाई मिड ऑन मिड ऑफ पीछे है और उन्होंने पीछे हाँ, बॉल किए हैं, पीछे बॉल तो किए। कभी स्क्वायर लेग छिक्का लग रहा है, कभी पॉइंट पे छिक्का लग रहा है। जब बाबर ने इनको ऊपर बुलाया है, तो बॉलरों ने आगे बॉल शुरू कर दिया, और वो कौन से बॉलर हैं? हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। तो ऐसे ही। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं कि भाई अगर मिड ऑन मिड ऑफ पीछे है तो आपको आगे बॉल करना है, रिवर्स हो रहा है या नहीं भी हो रहा, आप क्रॉस असीम पकड़ के, जैसे शाहिद भाई होते थे, यूनुस भाई होते थे, गुली भाई को, राना भाई को, या आप रॉ इफ्तिखार भाई को, शुएब भाई को, उनको बताना नहीं पड़ता था, ये यॉर्कर मारते थे कि भाई यॉर्कर में अगर छिक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंगल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है कि जब मिड ऑन मिड ऑफ पीछे आता है तो ये आगे बॉल नहीं कर पा रहे, ये पीछे बॉल कर रहे हैं, अपनी पेस दिखा रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई जहाँ पे पेस दिखानी थी, न्यूजीलैंड से अभी है वहां पे पेस दिखाते हैं, यहाँ पे पेस का काम नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेरिएशन के साथ और टारगेट पे बॉलिंग करेंगे तो ये बचेंगे। एंगल क्रिएट करें, स्लो वन करें, जिसकी आइडियल एग्जांपल मोहम्मद आमिर की नजर आई कल हमें, कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया। अच्छा पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा एवरेज बॉलिंग नजर आई सिर्फ, लेकिन मोहम्मद जो अली है उनकी बॉलिंग में बड़े ज़्यादा रन हुए। फिर इसे सुफियान मुकीम ने पहले 3 छक्के खाए फिन एलन से, लेकिन उसके बाद जब बॉल को फ्लाइट दिया, वो खींच के बॉल कर रहे थे, तो फिर उन्होंने विकेट भी हासिल की। अली रज़ा के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, बच्चे का अंडर 19 से जो आया है उसमें पोटेंशियल नज़र आया, ये इन दोनों के हवाले से आप कैसे देखते हैं? अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ ना तो अली को साथ रखना चाहिए टीम के, और उसको कोशिश करें कि एशियन कंडीशन में अभी मैचेस ना खिलाएं, उसको ठीक है। बाहर खिलाएं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसको खिलाएं, उसको टीम के साथ रखें, उसको मैचेस दें, और वो जब बॉलिंग करेगा वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद जब एशिया में आएगा ना तो तब उसको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। जब आप उसको स्ट्रेट अवे एशियन कंडीशन में फेंकेंगे, उसको अगर मार पड़ गई तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये पाकिस्तान है, उसका कैरियर कहाँ पे स्टैंड करेगा। बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि कप्तान पे, सिलेक्टरों पे, चीफ सिलेक्टरों पे, कि भाई हमने इस लड़के को कैसे कैरी करना है। अच्छा ये एक बड़ी ये भी अजीब चीज़ है कि जो लड़का पाकिस्तान को कर रहा है, कई ऐसे लड़के हैं जो डगआउट में बैठे हैं, जैसे फैसल अकरम को कल हमने देखा, वो नहीं खेल रहा था, पाकिस्तान खेल के आया है। डोमेस्टिक T20 कप के अंदर भी वो बाहर बैठा बेंच पे नजर आया, अभी वो बाहर नजर आ रहा है।
कल एक बहुत बड़ा टोटल भी सेकंड मैच की भी थोड़ी बात ज़रूर कर लेते हैं। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की लगता था 234 कर लिए, 235 इम्पॉसिबल है, और 69 पे जब 4 आउट कर भी लिए थे मुल्तान ने तो लगता था वन साइडेड अफेयर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि जो डेविड वार्नर को कप्तान रखा है कराची किंग ने, ये माइंड सेट चेंज करेगा। ये जो अब कप्तानी की हम रेलिवेंस के वाले से बात करें, कप्तान आपका अग्रेसिव है, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता, तो गेम पूरी पूरी टीम चलती है। किसी भी लम्हे उन्होंने अपनी गेम को नहीं रोका। एक तो कप्तानी को कैसे देखते हैं, जो जेम विंस की इनिंग्स थी, ऑलमोस्ट 225 के स्ट्राइक रेट के साथ 42 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 205 रन किए, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले वार्नर की बात करूंगा। उसने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली हम्म, हुई है, लीग्स भी खेली हुई हैं, आईपीएल में उसमें उसने कप्तानी की हुई है, टाइटल जितवाया हुआ जी, उसने। अगर कराची ने उसको कप्तान बनाया है, सलमान भी ने उसको कप्तान बनाया, तो ऐसे तो नहीं बनाया होगा। उसका उसको उससे उन्होंने कोई चीज़ लेनी है, तो इसलिए उनको कप्तान बनाया। और जिस तरह उसने इनिंग्स खेली है, आप ये देखेंगे 70 या 60 पे उनके आउट भी हो गए थे ना, तो उन्होंने अपना मोमेंटम नहीं चेंज तोड़ा, नहीं किया। हाँ। उन्होंने अपना मोमेंटम चेंज नहीं किया। वार्नर भी रिलैक्स होकर बैठा रहा था। जैसे आपने बोला कि वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता रहा है, तो आसानी से ये मैच जीत गए हैं। क्यों? कि उनका एक माइंड सेट था कि भाई हमने मोमेंटम नहीं गिरने देना, अगर मोमेंटम गिरेगा तो हम लोग मैच हार जाएंगे। उन्होंने कंटिन्यूस उन्होंने अपना मोमेंटम हाई रखा, हम्म, मुल्तान को प्रेशराइज रखा। रिजवान भी प्रेशराइज हुआ, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किसको क्या बॉलिंग करवानी हम्म। है, कैसे फील्डिंग सेट करनी है। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, आप कह लेंगे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉटें उसने मारी हैं, और कराची को उसने बहुत अच्छा विन करवाया। तो ये आपको लगता है कि ये ड्यू फैक्टर थोड़ा इन्वॉल्व हुआ, या कराची की पिच ही बहुत अच्छी थी शुरू में? मैच से पहले थोड़ा ग्रास भी नज़र आया, जो कि कराची की पिच पे कभी नहीं नज़र आता। वसीम अकरम जब वो पिच रिपोर्ट के बाद आए, उन्होंने बताया कि मैंने सारा कैरियर कराची की पिच में देखा है, गुजरा है, कभी इस पे ग्रास नहीं देखा, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बट हमने देखा उसकी कॉन्ट्री कि बॉल बहुत अच्छा बैट पे आया, और बाद में शायद थोड़ा बॉल ड्यू भी आया, उससे बैटिंग और कन्वीनियंट होगी। आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, या आपको लगता है कि पिच बहुत आला थी? देखिए, अगर विकेट में घास था ना, मैंने भी हम्म, बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, मेरे से सीनियर प्लेयर भी हैं, वसीम भैया सारे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने खेली है। लेकिन कराची में अगर घास होता है ना विकेट पे, तो विकेट बहुत अच्छा होता है। अगर आप कह लें कि वाइट विकेट होता है, हम्म। तो वो स्लो वन थोड़ा सा फंस जाता है, नीचे रह जाता है। वो घास की वजह से ना विकेट बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ, बल्ले पे बॉल आना शुरू हो गया, ब्रेक नहीं हुआ इतना, स्किट होना शुरू हो गया, ऊपर से हल्की सी ड्यू पड़ गई, और वो कह लें कि एक पूरा मोमेंटम ही चेंज कर चेंज हो दिया। गया, हाँ। तो कराची को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री थी जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके आज जो मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का, उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, आज भी एक और मैच खेला जाएगा, और कोयटा जो है वो एक एक विक्ट्री के साथ उनको ओबियसली आ रहे हैं, मोमेंटम भी अच्छा मिला हुआ है, टीम भी बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। मैं तो वैसे देखता हूँ तो मुझे तो सबसे बैलेंस जो साइड नज़र आ रही है वो कोयटा नज़र आ रही है। इसी तरह देखा जाए तो लाहौर के अंदर थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, वो हमने कल भी बात की थी, या अर्श पे या फर्श पे एक ही उनके पास असूल है। क्या आपको लगता है क्या डिफरेंस आज क्रिएट कर सकती है लाहौर के अंदर, क्या करना चाहिए डिफरेंट उन्हें? देखिए, लाहौर कलंदर अगर उन्होंने बाउंस बैक करना ना, तो उनको ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल में आ सकते हैं। यानी कि फ़खर चलेगा तो कुछ होना है, ना चले तो फिर कुछ नहीं, नहीं। और भी प्लेयर हैं, अकेला फ़खर तो नहीं है। हम्म, माशाल्लाह काफ़ी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फॉरेनर प्लेयर भी हैं। अगर वो एक अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, तो कोयटा को एक अच्छा टोटल देंगे। तो अगर शहीन हारिस, ये सीनियर बॉलर हैं, पाकिस्तान टीम के भी सीनियर बॉलर हैं, तो अगर ये फ्रंट से लीड करेंगे, तो कोयटा की टीम थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, और ये मैच हम्म। एक मैच ये अच्छा देखने को मिलेगा पाकिस्तान अवाम को। लेकिन अगर हम कोयटा की अगर मज़ीद बात करें, जिस तरह हमने पहले बैटिंग की बात की कि चारों पांचों बैटर वर्ल्ड क्लास हैं और बड़ा शानदार खेल रहे हैं, बॉलिंग में भी अबरार ने बड़े शानदार बॉलिंग की, 4 आउट किए, 2 उस्मान तारिक ने, मोहम्मद आमिर तो है ही, फिर मोहम्मद आमिर वो तो जिस तरह पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है लीग का उनके पास, पूरा कंप्लीट यूनिट नज़र आता है। तो अगर थोड़ा सा मोहम्मद आमिर के बारे से मैं आपसे बात करना चाहूँ, ऑलमोस्ट आपके साथ ही उनका कैरियर स्टार्ट हुआ और आपने बहुत देखा भी, ये विद द पैसेज टाइम किस तरह इवॉल्व होते हुए आपने देखा, और ये कितना एक कंप्लीट बॉलर है? देखिए, मैं एज ए, मेरा वो बैचमेट है, पाकिस्तान अंडर 19 हम इकट्ठे खेले हैं, और सारी चीज़ें हम इकट्ठे खेले हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था जब 2010 में ये सारा मिसहैप हुआ था। जी। उसके बाद इसने अपनी गलती मानी, वापस आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका साथ दिया, कप्तानों ने साथ दिया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका पूरी दुनिया में वैसा ही नाम है और इसने पूरी दुनिया में जब लीगें खेली हैं और इसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि ये हर बैट्समैन को रीड करता है और उसको उसके मुताबिक उसको बॉलिंग करता है। इवन जब लाहौर में आता है, मैं भी उधर प्रैक्टिस करने जाता हूँ, तो ये भी आमिर वहाँ पे सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी नई नई चीज़ें डेवलप कर रहा होता है और वो चीज़ें जाके वो जब मैच में अप्लाई करता है तो इस उस चीज़ का वो मैचों में इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये तो एक जो बात करते हैं कि पेस हमारे जितने भी फास्ट बॉलर है ख़त्म हो गया, कम हो गया, तो उनको बहुत मार पड़ रही है। बट आमिर की जो इनोवेशन देखते हैं, जैसे ख़ास तौर पे जो कल इन्होंने बाबर को ट्रैप करके आउट किया, ये बाकी बॉलर क्यों नहीं सीख पाते जिस तरह मोहम्मद आमिर चीज़ें कर रहे हैं? देखिए ये इंसान की अपनी पर्सनल पर्सनल गोल होते हैं कि उन्होंने कैसे प्लेयर्स को आउट करना है। जैसे आपको पता है, हम पूरी दुनिया को पता है कि भाई बाबर की फेवरेट शॉट कौन सी है, कवर ड्राइव। हम्म, उन्होंने पहला बॉल तेज़ किया, आगे सामने फील्डर रखा, सारी उन्होंने फ्रंट पे फील्डिंग रखी, उन्होंने स्लो वन किया, आउट हो गया। हम्म। तो ये ऑब्वियसली हम जब बात करें तो शहीन की ज़रूर बात करना चाहेंगे आमिर के साथ, कि शहीन ने जो जो हमारा फास्ट बॉलिंग थी उसका वो प्रीमियम बॉलर बना, उसको लीड किया 4-5 साल। बट अब जब से इंजरी के बाद आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, वो बात कर लें हारिस रऊफ बात कर लें या नसीम शाह की बात करें, बट शहीन की पर्टिकुलरली इसलिए बात कर रहा हूँ कि पूरी लाहौर कलंदर उन पर रिलाई करती है, पाकिस्तान टीम भी ओबियसली करती है, बट हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड हो रहे हैं। अब तो न्यू बॉल के साथ भी विकेट नहीं उस तरह ले पा रहे जो उनकी यूनिकनेस थी। उस हवाले से आपका क्या राय है? देखें, अगर उसकी इंजरी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेप लेना चाहिए। अभी उसकी इतनी एज नहीं है, उसको अच्छे तरीके से रिकवर करवाएं। जैसे इंडियन टीम के मोहम्मद शमी हैं, उसको इंजरी थी, उसको अच्छे तरीके से रिकवर करवाया। आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि भाई हमने इसको कैसे कैरी करना है और इसकी खुद भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिले, बोले कि जी मेरी ये इंजरी है, आपने इसको दूर करवाना है। या कोई भी आपके पाकिस्तान में इतने डॉक्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एकेडमी में इतने डॉक्टर हैं, उनके साथ काम करे ये जाके, और उनका भी काम बनता है कि इसको बुलाए। अगर 1 साल लीग नहीं खेलेगा या 6 महीने या 7 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्रिकेट ख़त्म थोड़ी हो नहीं जाएगी। तो उमर भाई, ये एक आप 15-16 साल से सिस्टम का पार्ट हैं और आपने सैकड़ों प्लेयर खेलते हुए भी देखे, बनते हुए भी देखे, रीहैब भी देखा। बुमराह इंजर्ड होता है, शामी इंजर्ड होता है, वापस आते हैं, ज़्यादा लीथल आते हैं। भारत की एग्जांपल इसलिए देते हैं कि हम हर चीज़ में वो हमें कंपैरिजन करते हैं, हम उनके साथ करते हैं। दुनिया के बाकी भी गोरों की तो चले, उनकी फैसिलिटीज़ तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमारा हर बॉलर इंजर्ड होके आता है, वापस आता है तो वो उसकी इंजरी, उसके का पेस भी चला जाता है, पेस भी कुछ नॉच ड्रॉप कर जाता है, सीम और स्विंग भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अभी रिसेंट पास्ट में अगर आपको एहसानुल्लाह लास्ट सीज़न में मिल ही गया था 2 साल पहले और लगा कि एक वाइड बॉलर मिल गया 150 से प्लस का, पहले गलत केटर किया गया, फिर गलत सर्जरी करा दी गई, अब का जी बाजू से ही नहीं आ सकता, 130 पे आके रुक गई उसकी बॉलिंग। ये हमारा रीहैब सेंटर क्या है? ये क्या सिस्टम है कि हमारा कोई भी प्लेयर रीहैब के बाद वो डन एंड डस्टेड हो जाता है? देखें, ये रीहैब हमारा जो प्लेयरों का होता है ना, हम बाहर जो प्लेयर भेजते हैं, जैसे साइम अयूब इंग्लैंड में रहा है, तो हम लोग माशाल्लाह हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है और हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि लोग फॉरेनर प्लेयर यहाँ पे आके रिहैब करें, हम वहाँ जाके रिहैब नहीं करें। अगर आप इतना हाईली पे करते हैं, जो गोरे डॉक्टर आपने बुलाए हुए हैं या पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, जैसे पाकिस्तान के मैं 2 नाम यहाँ पे ज़रूर लूँगा, जी। डॉक्टर सुहेल और डॉक्टर फैसल। आपने उनको ज़ाया कर दिया। मैं अपनी लाइफ में मैंने उनसे अच्छे डॉक्टर नहीं देखे क्रिकेट फील्ड में। अब मैं नहीं, मेरे अलावा मेरे से जो सीनियर प्लेयर हैं, शाहिद भाई, यूनुस भाई, कोई जिनसे भी आप जी। पूछेंगे वो आपको कहेंगे कि यार ये बहुत बड़े डॉक्टर थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको ज़ाया किया है। और मेरा ख्याल है कि प्रॉपर रीहैब सेंटर बना के जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, मेरी बिल्कुल, भी मोहसिन नकवी अगर साहब से 2 दफ़ा प्रेस अगर ये कॉन्फ्रेंस में बात यहाँ हुई। पे रिहैब होगा ना तो प्लेयर्स को फ़ायदा भी होगा और ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी प्लेयरों के लिए है, हाँ, ये उसी किसी को रिश्तेदारों के लिए नहीं नहीं है। है। ये फर्स्ट क्लास प्लेयरों के लिए, ये पाकिस्तान प्लेयरों के लिए, ये किसी के बेटों के लिए नहीं है और ना किसी के चलें, भाइयों के लिए। इस पे हम कल इसी टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम का ख़त्म हुआ जाता है जी। उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करेंगे और इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक, ऐसी चीज़ें जिस पे हम कल डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।